मॉनसून सामने है और पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट में मानो भूचाल आ गया है। चाल ऐसी कि बाजार की नब्ज पकड़ना ही मुश्किल हो गया है। सोयाबीन 5 साल के निचले स्तर पर है। मसालों में अगर धनिया की बात करें तो इसका भी भाव 5 साल के निचले स्तर को छू रहा है। हल्दी 4 साल में सबसे सस्ती हो गई है। गिरावट इस तरह की है कि पता ही नहीं लग पा रहा है कि बॉटम आखिर है तो किधर है। कैस्टर ग्वार में तेजी के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी चाल को देखकर इसमें लोग अब हाथ डालने से भी डर रहे हैं। यही हाल कमोबेश पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट में आप कह सकते हैं कारोबार का है। कारोबार घटता चला जा रहा है। जुलाई में अब जीएसटी आने को है। ऐसे में आगे कैसा रहेगा देश का कृषि बाजार, ये हम जानेंगे इस शो में आज। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद। हमारी इस खास पेशकश में एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ है कमोडिटी गुरुजी चंद्रशेखर, एडलवाइज एग्री रिसर्च की रिसर्च हेड प्रेरणा देसाई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़े इससे पहले कि आपको मॉनसून का हाल बता देते हैं। मॉनसून भारत के तटीय राज्य केरल में बस अब दस्तक देने को है। अगले हफ्ते ये केरल पहुंच सकता है। इससे पहले दक्षिण भारत के कई इलाकों में हमने प्री मॉनसूनी बारिश होती देखी है। खास करके केरल, कर्नाटक में इस हफ्ते की शुरुआत से ही बारिश जारी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में भी प्री मॉनसूनी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि दूसरी ओर कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ ऐसे इलाके यहां पर ऐसे हैं जो भीषण गर्मी, हीटवेव की समस्या झेल रहे हैं। इन इलाकों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर लगातार बना हुआ है। चलिए प्रेरणा जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। मॉनसून हर साल आता है, या तो मई के अंत तक आएगा या जून के फर्स्ट वीक में आएगा, लेकिन मार्केट में जो इस तरह का पैनिक है, ये क्या इसी बार कुछ स्पेसिफिक है? आप इसे मॉनसून का ही असर मानेंगी या बात कुछ और है? मेरे ख्याल से बात कुछ और है। जनरली जब आपने ये शो की कही तो हमने थोड़ा इसमें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। और एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि ये सारा जो चक्कर शुरू हुआ है आपके डीमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ है। जैसे ही डीमोनेटाइजेशन की अनाउंसमेंट आई, हमने देखा कि जो एक नेचुरल ट्रफ होता है, हर प्राइसेस जो खरीफ में गिरती है, जो नवंबर दिसंबर के आसपास गिरती हैं, वो इस बार उतनी अच्छे से गिरी नहीं। ये भी ध्यान में आया कि बहुत सारा जो कैश था वो पार्क कर दिया गया कमोडिटी के रूप में, और उसकी वजह से जो स्टॉकिंग की जो नॉर्मल चाल थी वो ही खरीफ से ही बदल गई थी। और भाव काफी ऊंचे रहे खरीफ की कमोडिटीज के, इसके बावजूद भी कि कई कमोडिटीज के रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस साल हम लोगों ने देखने को मिला है, खरीफ में भी और रबी में भी। तो इसलिए जो प्राइस का एक नेचुरल करेक्शन हार्वेस्ट के टाइम पर आना चाहिए था, कटाई के टाइम पर आना चाहिए था, वो आया नहीं। भाव ऊंचे रहे और ऊंचे के लेवल पे ही बहुत सारे लोग फंसे, और उसके बाद जो प्राइस नहीं बढ़े और जहां लिक्विडेशन का मौका लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने की वजह से एक तरह का एक प्राइस पैटर्न जो इस साल बना है वो अनसीजनल रहा है। जो नॉर्मल ट्रेंड जिस तरह का रहता है उससे ट्रेंड इस बार अलग रहा है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ये एक्सेप्शनल ही है, और आने वाले सालों में फिर मार्केट जो है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। जब हार्वेस्ट के समय पर भाव डिप होते हैं और ऑफ सीजन में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। यानी कि कुछ अलग है, कुछ अनयूजुअल डेफिनेटली है। हमारे साथ यहाँ पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील भी जुड़ चुके हैं। बीरेन, स्वागत है आपका। बीरेन, हमने ये नोटिस किया कि गिरावट सिर्फ वायदा में नहीं, अगर सिर्फ वायदा में होती तो चलिए मान लेते कि सट्टेबाज यहाँ पर हावी हैं, लेकिन गिरावट हाजिर में भी आई है। सोयाबीन जैसी कमोडिटी हाजिर में तो और भी इसका बुरा हाल है। और अब कमोडिटी बाजार में अब हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह का पैनिक दिख रहा है, आपकी क्या फाइंडिंग है? क्योंकि अब तो 1 जुलाई से जीएसटी भी आने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि जीएसटी को लेकर एक पैनिक है, एक डर है मार्केट में? ऑनगोइंग जो सिनारियो हो उसमें फर्स्ट जो मेजर ट्रिगर है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। कुछ डिफॉल्ट्स सुने हुए हैं, कहीं मार्जिन कॉल का कंटेजियन है। दूसरी बात यह है कि वेयर हाउसेज आर फुल ऑफ कमोडिटी, तो वो डिस्ट्रेस सेलिंग भी है। और लास्ट रीज़न मॉनसून के बारे में जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बिल्डअप हो गया कि बहुत अच्छा मॉनसून आएगा, अब कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डाउनसाइड ओवर शूटिंग शायद ख़त्म हो जाना चाहिए और वी में सी स्विफ्ट रिबाउंड अपसाइड भी हम शायद ऐसे ही शार्प देखेंगे।
ओके, मतलब अभी एक गिरावट, एक ट्रफ देखने को मिला है, यहाँ से एक बहुत तेज अपसाइड भी आ सकता है, तो यानी कि पैनिक अभी खत्म नहीं हुई, अभी डाउन साइड की पैनिक है, फिर अपसाइड की पैनिक होगी। ओके, चंद्रशेखर जी, आप तो पूरी इकोनॉमी और उसके इम्पैक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे भी स्टडी करते हैं। अभी तक हमने जो नोटिस किया है, सोयाबीन, हल्दी, धनिया, ये 3 ऐसी कमोडिटीज रही हैं पूरे एग्री कमोडिटी पैक में जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मल्टी ईयर लोज हमने यहाँ बनते हुए देखे। सोयाबीन, हल्दी, ये तो खरीफ की क्रॉप है, अगले महीने से यहाँ पर खेती भी शुरू होनी है। लेकिन बाकी जो कमोडिटीज हैं, आप बार्ले ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, सरसों की बात कर ले, कैस्टर की बात कर ले, क्या यहाँ पर सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है या दिक्कत कहीं और ही है? एग्रीकल्चर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के लिए 2 या 3 कारण है जिसके वजह से भाव अब गिर रहा है। जो भी कमोडिटी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसमें जरूर रुपया मजबूत होने के वजह से एक्सपोर्ट पैरिटीज काफी डिस्टर्ब्ड है, तो उसके वजह से गिरावट हम देख रहे हैं। दूसरा है मॉनसून, इसमें कोई शक नहीं कि मॉनसून अभी आ रहा है, तो जिन पीपल वांट टू लिक्विडेट देयर स्टॉक्स, तो एक दूसरा कारण है। और तीसरा है, ये भी देखिए आप कि स्टॉक मार्केट्स आर डूइंग रीजनेबली वेल हमारा देश में, तो जो ये कहते हैं लेस कमिटेड स्पेकुलेटर्स, लेस कमिटेड इन्वेस्टर्स जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हैं, वो हमारा अपना पोजीशन लिक्विडेट करके चले जाते हैं। तो ये नॉर्मली यूरोप और यूएस में मई महीने में ये होता है कि पीपल लिक्विडेट देयर पोजीशन एंड गो अवे। उसे कहते हैं अंग्रेजी में सेल इन मे एंड गो अवे, राइट, यानी दे विल गो ऑन वेकेशन, समर हॉलीडे या जो भी है। तो वही हम अभी यहाँ देख रहे हैं। अगर अक्रॉस द बोर्ड एक मार्केट प्रेशर में है, क्रूड ऑयल भी प्रेशर में है, बाकी कमोडिटीज भी प्रेशर में है, तो आई थिंक इट हैज कंटेजियन इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। मगर बेसिकली मॉनसून, स्ट्रॉन्ग रुपी and liquidation of stocks। चलिए, तो ये मोटे मोटे कुछ वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एग्री कमोडिटी मार्केट में पैनिक है और सभी कमोडिटी सप्रेस हो गई हैं। बिरेन, आपने थोड़ी सी चौंकाने वाली बात कही कि मार्केट अभी ट्रफ में है, उसके बाद सीधा ऊपर चला जाएगा। एक चीज जो हम आपसे समझना चाह रहे थे, खासतौर से वायदा में ये बात हमने नोटिस की, सोयाबीन और मसालों में, वो ये देखा गया कि जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है और जो फार्म मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डिफरेंस बड़ा ही मामूली है लेकिन बहुत ही मामूली है। आप क्योंकि इन सब बारीकियों को बहुत स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, आप समझा सकते हैं इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? फिर ऐसे में आउटलुक क्या बैठ सकता है इन कमोडिटीज में एंड ओवरऑल? बेसिकली हर समय हर मार्केट में 2 क्लास होते हैं, कैट्स एंड डॉग्स एंड लायंस एंड हॉर्सेस। तो ये हमको डिफरेंट कर लेना चाहिए कि कौन से कैट्स डॉग है, कौन लायंस एंड हॉर्सेस है। अच्छा। जैसे धनिया है तो वैसे वो कैट्स एंड डॉग्स कैटेगरी में आता है, लेकिन कल जो हैवी मार्जिन इम्पोज हुआ तो कल सर्किट लग गई थी और आज भी वो काफ़ी तेज था। तो मतलब सर्किट लगी तो फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं था, जो मार्जिन था वही ट्रिगर था। तो अगर सोयाबीन में भी ऐसे मार्जिन आता है तो सोयाबीन में भी हम ऐसे ही थोड़ी देखेंगे। ऑलराइट, प्रेरणा जी, मैं अब थोड़ा मसालों के बारे में फिर से एक बार चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भारत के ही मसालों की पैठ है। यहाँ पे जिस तरह का मूवमेंट होता है, यहाँ शॉर्टेज होता है या यहाँ सप्लाई ज्यादा होता है, तो उसका हम फर्क देखते हैं। ऑफकोर्स चंद्रशेखर जी ने भी, आपने भी मेंशन किया कि रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये कब तक फैक्टर रहेगा? ठीक है, रुपया इस साल 5% मजबूत हुआ है, लेकिन अब अगर मसालों को देखा जाए तो पूरी दुनिया को भारत ही आना पड़ेगा। तो कब तक हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्टेड रहेंगे और कब तक ये कारण रहेगा जिस वजह से मसाले दबे रहें? ऐसा फ्लैटली नहीं कह सकते हैं कि दुनिया भर में मसालों के लिए भारत में ही आपको आना पड़ेगा। एक बेंचमार्क है लेकिन। जी, खैर मैं ये मानती हूँ, मेरा ऐसा आप देखिएगा कि एक चीज जो दूसरी हुई है वो ये हुई है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बम्पर रहा है। बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है। तो जब तक ये सारी या तो कंज्यूम ना हो जाए या तो एक्सपोर्ट ना हो जाए, इसमें प्राइस को संभलने का फंडामेंटल कारण जो है वो बहुत दूसरे रह जाते हैं फिर। तो इसलिए ये जरूरी है, अगर जैसे कि बताया ठीक ही है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट्स जो है धीमे हुए हैं, और मैं ऐसा हम
फंडामेंटल स्टडी करते हैं और हमने ये देखा है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो एनुअल कंजम्पशन जो है वो भी इम्पैक्टेड रहा है। हमने ये देखा है कि वो 1.5 महीने जो थे, वो जो बाहर का जितना भी कंजम्पशन होता है, वो होटल्स का कंजम्पशन कहिए या रिटेल कंजम्पशन कहिए, वो सारा ही इम्पैक्ट हुआ था। तो एक तरफ जहां बम्पर क्रॉप है और दूसरी तरफ स्लो डाउन इन कंजम्पशन है, उसकी वजह से जो एक्सेस सप्लाई है उसने प्राइसेस को इम्पैक्ट किया है। और वो जब तक दोनों में से कोई एक फैक्टर नहीं मटेरियलाइज होता है, या तो अगले सीजन का क्रॉप बहुत ड्रामेटिकली कम हो जाए, जो कि हो जाएगा बहुत सारी कमोडिटीज में, तो सप्लाई आपकी बैलेंस आउट हो जाएगी और उसके चलते प्राइसेस को जो है सपोर्ट मिल सकता है। चंद्रशेखर जी, जो प्रेरणा ने कहा, मैं बात को वहीं से लेके जाना चाहूंगी कि आमतौर पर जब ओवर सप्लाई की स्थिति हो जाती है तो हमारे किसानों को नुकसान होता है, उन्हें लागत की रकम नहीं मिलती, जैसे हम इस बार हमने तिलहन में या फिर दलहन में होते हुए देखा है। तो जाहिर तौर पर वो अगले सीजन में वहां से हाथ खींच लेते हैं। इस बार एक फैक्टर और भी है जिसको आपने भी कई बार उठाया है, एमएसपी का। अब मॉनसून यहाँ अगले हफ्ते से दस्तक देने को है, अगले महीने से आपकी खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। एमएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, इसका नामो निशान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आप कितना इम्पैक्ट होता हुआ आगे खेती पर देख रहे हैं? हाँ, इसका जवाब देने का पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने में आप देखोगे दलहन और तिलहन, खास करके ग्राउंडनट, सोयाबीन और अरहर, तुअर या अरहर, इसके भाव काफ़ी नीचे थे। वैसे तुअर का भाव तो एमएसपी से काफ़ी नीचे ही अभी भी चल रहा है जी। और सोयाबीन का भाव लगभग एमएसपी का करीब है, करीबी है। तो इसमें सरकार का भी और रेगुलेटर का भी एक भूमिका होना चाहिए। सरकार को फॉर एग्जांपल पल्सेस इंपोर्ट, दलहन का इंपोर्ट में कुछ रेस्ट्रिक्शन लाना चाहिए था, एक्सपोर्ट को खोल देना चाहिए था। सोयाबीन के किसान को सपोर्ट करने के लिए उनको सर ये सब तो चीजें उनको करनी चाहिए थी, लेकिन अभी एमएसपी है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसका क्या असर अब पड़ेगा अगर यहाँ कदम नहीं उठाया? नहीं, अभी एमएसपी ऐसा है कि इट्स अ वेरी रूटीन एक्सरसाइज। किसान कभी एमएसपी को देखता नहीं है, किसान सिर्फ ओपन मार्केट के भाव को देखता है। और सोयाबीन के किसान को और तुअर अरहर के किसान को पिछले 6 महीने में ओपन मार्केट प्राइसेस काफी कम मिले हैं, फार्म गेट प्राइसेस या ओपन मार्केट प्राइसेस। इसके वजह से मैं समझता हूँ आगे जाकर के जब जून जुलाई में बुआई होगी, पल्सेस, दलहन, तिलहन दोनों में एकरेज और कहीं क्रॉप में जाने का एक जोखिम, एक रिस्क मैं देख रहा हूं। जरूर शिफ्ट ऑफ, यानी कि जो बात बीरेन यहाँ कह रहे थे कि अभी जो एक तरह से कीमतें फिसलती चली जा रही थी, बहुत जल्द यहाँ से कीमतें उठने लगेंगी और बेतहाशा ऊपर चली जाएंगी। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमने ये तो समझ लिया कि मॉनसून और रुपए की वजह से आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, लेकिन खाने के तेल ये इतना क्यों पिट रहे हैं, इतना क्यों गिर रहे हैं, ये हम समझेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से थोड़ी देर में। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। प्रेरणा, खाने के तेलों पर फोकस करेंगे। काफी गिरावट यहाँ दिखी है, ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट है, रुपए की मजबूती है, क्या वजह है और अब आगे सिनेरियो कैसे दिख रहा है आपको? कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में पाम जो है वो सबसे गाइडिंग एडिबल ऑयल होता है, क्योंकि चीपेस्ट ऑयल टू कंज्यूम होता है। और पाम में जो है हम रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन से, माने प्रोडक्शन और कंजम्पशन के मामले में रिकॉर्ड टाइट ईयर से हम बहुत लूज ईयर की तरफ जा रहे हैं। 2 अलिनो के ईयर की वजह से पाम ऑयल का प्रोडक्शन जो है बहुत शार्पली घट गया था, और जो अब प्रोडक्शन जो है रिवाइव हो रहा है, और जून महीने में ये प्रोडक्शन जो है बैक टू नॉर्मल के करीब पहुंचने जा रहा है। और उसकी वजह से सारे के सारे एडिबल ऑयल जो है वो ड्रैग डाउन हो रहे हैं, और ये वीकनेस जो है वो आगे भी बनी रहेगी, ऐसा हम मान रहे हैं। ओके, बीरेन आप बताइए, सोया मील का एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहा है, 60% से ज्यादा प्लांट्स हैं सोया के वो बंद हो चुके हैं, रुपया मजबूत है, आपका क्या आउटलुक है तिलहन खाने के तेलों में? खाने के तेलों में बाय एंड लार्ज सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली सनफ्लावर ऑयल, कैनोला और सोयाबीन ऑयल का, क्योंकि कैनेडियन और साउथ अमेरिकन सप्लाई इज टू बिग, वेरी लार्ज सप्लाई ग्लट। और सोयाबीन सबसे कमज़ोर रहेगा, क्योंकि सीड में और मिल में स्पेशली काफ़ी
बड़ा सप्लाई ग्लट है और इंडिया में पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी ज़्यादा है और जो ये साल प्रोडक्शन हुआ था तो सोयाबीन इंडियन कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा अगली फंडामेंटल में जिसको कहूँगा वो सिनारियो है। अगली फंडामेंटल सबसे ज़्यादा सोयाबीन के। चंद्रशेखर जी आप बताइए, सबसे ज़्यादा सिनारियो कहाँ से खराब आता दिख रहा है? इंटरनेशनल मार्केट से, हमारे मार्केट से? आगे आपको क्या स्थिति लग रही? क्योंकि अगर अभी कीमतें और ज़्यादा फिसलेंगी तब अगले साल तो पता चला कि किसान बोना ही बंद कर देगा तिलहन। क्योंकि हमारा बाजार, खाद्य तेल का बाजार विश्व बाजार से एक गहरी तरह जुड़ा है, तो इंटरनेशनल फैक्टर ज़रूर हमें यहाँ अफेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर जैसे एक है पाम का उत्पादन सीजन अप्रैल में ही शुरू हो चुका है, तो तेजी से अभी बढ़ेगा। विल बी ए बिग रिबाउंड इन प्रोडक्शन इंडोनेशिया और मलेशिया में, और इसके वजह से पाम का भाव घटते आ रहा है और आगे जा कर के घटेगा। $550 तक होने का अनुमान है आगे 2 महीने में। दूसरा कारण है सोयाबीन सप्लाई फ्रॉम साउथ अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में रिकॉर्ड उत्पादन है, उसका सप्लाई विश्व बाजार में आ रहा है। तीसरा है अमेरिका में अभी बुआई हो चुका है, एकरेज 4 से 5% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल का तो रिकॉर्ड उत्पादन था, तो इस साल ज़्यादा एकरेज में बुआई हुई है, तो ये सबका एक बड़ा असर आता है। फिर बाकी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, कनाडा में, यानी कि हर तरफ से जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो दबाव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और इंपोर्ट चीन में और भारत में जरा स्लो डाउन है इंपोर्ट में, और रुपया हमारा मजबूत है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एडिबल ऑयल प्राइसेस, और मैं कोई बड़ा राहत इसमें नहीं देख रहा हूँ आगे 2-3 महीने के लिए। सिर्फ डिमांड बढ़ेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहार हो गए, तब जरा सा डिमांड बढ़ेगा, मगर हमारा पास काफी स्टॉक पड़ा है। यानी कि कीमतें लगातार एग्री कमोडिटी मार्केट में टूटती चली जाएंगी, लेकिन इसमें भी आपको कमाई के मौके मिलेंगे। कहां, ये हम जानेंगे थोड़ी ही देर में। तो टूटते बाजार में कहां मिलेंगे कमाई के मौके? प्रेरणा, आपसे ही समझेंगे, जिस तरह का सिनेरियो है, आप कहां कमाई के मौके ढूंढ रही हैं? बेसिकली दिक्कत ये हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि लिक्विडेशन की वजह से बहुत सारा पैनिक एक कमोडिटी जगत में दिख रहा है, तो इमीडिएटली स्टॉकिस्ट का एंटर करना अपने आप में एक सवाल बनता है। दूसरा ये भी है कि कैश का चलन जब से कमोडिटी में कम हुआ है, तब से लोग जो हैं, जो एक स्टॉकिस्ट या स्पेकुलेटिव जो एक तबका था जो आता था और कमोडिटी में इन्वेस्ट करता था, वो भी इस साल लगभग ना के बराबर है। तो इसीलिए बहुत सारी कमोडिटी में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोटा मोटा अगर मान के चले तो कुछ कमोडिटीज हैं जिनके फंडामेंटल थोड़े बहुत टाइट हैं या जो ऊपर जा सकती है, या जो नीचे में। वो कौन सी कमोडिटीज, उनका नाम बताइए प्रेरणा जी मुझे 10 सेकंड में। जी, मुझको लगता है कि एक कैस्टर सीड है जिसमें हो सकता है फंडामेंटल थोड़े बहुत टाइट हैं। जो सोइंग के नंबर आएंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। मॉनसून कैसा आता है उस पर गुआर की भी चाल तय रहेगी। तो आप मानती हैं कि कैस्टर में थोड़ा सा स्कोप है यहाँ पर कमाई करने का? ओके बीरेन, क्विकली मुझे ये बताइए, हमारे काफी सारे दर्शक है जो अक्सर जीरे को अभी भी 20,000 के लेवल पर जाता देख रहे हैं, दूसरी कमोडिटीज में भी आगे के टारगेट्स देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, कैसे कमाई हो सकती है? हम वैल्यू न्यूट्रल आर्बिट्रेज में मानते हैं। जीरा बाई करके हम टीएमसी सेल करेंगे, कपास बाई करके हम कपास खल सेल करेंगे, और आरएम सीड बाई करके हम सोयाबीन सेल करेंगे, और सीपीओ बाई करके सोयाबीन ऑयल सेल करेंगे। पॉइंट टेकन। 10 सेकंड चंद्रशेखर जी, आपकी एडवाइस? नहीं, आई थिंक ट्रेडर्स को दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, इतना ही बोलूंगा। कोई प्राइस आउटलुक नहीं देना चाहता हूँ। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर बीरेन, चंद्रशेखर जी, प्रेरणा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने के लिए। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।